हेलो स्टूडेंट्स, देखो आप लोग ने अभी तक वो केमिस्ट्री चैप्टर 1 में जितने सारे वीडियोस देख लिए हो उसमें ये सब पता चल गया है कि हम लोग यहाँ पर मैटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और मैटर के स्टेट कैसे चेंज होते हैं, कौन सा फैक्टर रहते हैं जो इनके स्टेट को चेंज करने में रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो उसमें एक तो टेम्परेचर के बारे में हम लोग ने जान गए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में कि क्या प्रेशर का चेंज होने से मैटर का स्टेट चेंज होता है। क्या प्रेशर बढ़ जाएगा तो मैटर एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जाएगा। क्या प्रेशर घटने से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा। ये जानते हैं आज हम लोग टॉपिक में। तो देखो 1.4.2 का हेडिंग क्या है, द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। चेंज ऑफ प्रेशर होने के लिए, प्रेशर का चेंज होने के लिए क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर लेता है। तो देखो यहाँ पर एक पिक्चर गिवन है। ये पिक्चर से आपको पता चल रहा है कि सॉलिड से जब भी लिक्विड जा रहा है, सॉलिड से जब भी लिक्विड मैटर हो रहा है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहा है, आप लोग हमेशा एक एग्जांपल लेके समझो हर बात को। जैसे सॉलिड था मतलब आइस था, और लिक्विड है मतलब वाटर हो गया, और गैस मतलब वेपर हो गया। ठीक है। सो जब भी आइस से वाटर हो रहा है मतलब सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं फ्यूज़न। सॉलिड से जब लिक्विड हो रहा है, लेकिन जब लिक्विड से सॉलिड हो रहा है तब उसको बोल रहे हैं सॉलिडिफिकेशन। नाम में छुपा हुआ है, देखो सॉलिडिफिकेशन। जिस प्रोसेस में सॉलिड हो रहा है उसी को बोल रहे हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड से लिक्विड होता है कब, जब आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो। टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तब होता है सॉलिड से लिक्विड। तो ऑब्वियसली लिक्विड का टेम्परेचर अगर आप थोड़ा घटा दो वो सॉलिड हो जाएगा। वाटर को थोड़ा ठंडा कर दोगे तो ही वो आइस बन जाएगा। तो नाम आप लोग देखो यहाँ पर गिवन है जो भी नाम। सॉलिड से लिक्विड को हम लोग बोलते हैं फ्यूज़न, लिक्विड से सॉलिडिफिकेशन को बोलते हैं, सॉलिड को लिक्विड से सॉलिड होने को हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। उसी तरीके से लिक्विड को टेम्परेचर दोगे तो वो वेपर हो जाएगा। प्रोसेस का नाम क्या है, वेपोराइजेशन। और अगर गैस को ठंडा करोगे तो हो जाएगा लिक्विड, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन वर्ड हम लोग वो बादल में भी समझते हैं, बादल में वैसे ही होता है, कंडेंसेशन होता है। वेपर पहले ऊपर उठ जाता है और फिर वहाँ पर टेम्परेचर लो हो जाने की वजह से, वहाँ पर कंडेंसेशन हो जाने से वाटर कंडेंस्ड हालत में एज ए क्लाउड ऊपर में स्टे करता है। ठीक है, ओके। अभी देखो कभी कभी क्या होता है, प्रोसेस ऐसे होता है कि आपने सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो वो लिक्विड हुआ, फिर लिक्विड का टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज़ किया तो गैस हो गया। तो ऑब्वियसली आप अगर ठंडा करोगे तो उसका पाथ कुछ ऐसा होगा कि पहले गैस ठंडा करोगे तो गैस से वो लिक्विड फॉर्म में आएगा, फिर लिक्विड से वो सॉलिड फॉर्म में आएगा। धीरे धीरे जब आप कूल करोगे, जब धीरे धीरे कूलिंग इफेक्ट आप डालोगे तो वैसा होगा। लेकिन कभी कभी देखा जाता है, कुछ ऐसा केसेस नज़र आता है जहाँ पर एक सॉलिड मटेरियल था, वो लिक्विड में ट्रांसफ़र नहीं हुआ, वो डायरेक्ट गैस में चल गया। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। आप लोग नैप्थोलिन के बॉल्स को देखे होंगे, या फिर नैप्थोलिन के क्यूब को देखे होंगे, या फिर वो कर्पूर जिसको रहता है, कपूर को इंग्लिश में क्या बोलता है, आप लोग थोड़ा नेट में सर्च कर लो। कपूर क्या होता है, आप लोग उसको रख दोगे, नैप्थोलिन बॉल को अगर ओपन में रख दोगे तो देखो ये लिक्विड नहीं होगा, ये धीरे धीरे वेपर हो जाता है। अब कपूर को कहीं घर पे रख दो छोटा, नैप्थोलिन बॉल को कहीं भी घर में छोड़ दो, 1 घंटा बाद आओ देखो उसका साइज़ थोड़ा छोटा हो जाएगा। ऐसे छोटा क्यों हो गया, क्योंकि वो उसका सब्लिमेशन हो गया। दैट मीन्स वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, बीच में कोई लिक्विड स्टेट नहीं आ रहा। लेकिन आइस के लिए ऐसा नहीं होगा। तो सब्लिमेशन जो प्रोसेस है वो किसको कहते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में विदाउट हैविंग एनी लिक्विड स्टेट इन बिटवीन दिस टू स्टेट। ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड से डायरेक्ट गैस हो जाएगा या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड हो जाएगा, जिसमें बीच में कोई वाटर नहीं आएगा या फिर लिक्विड स्टेट नहीं आएगा। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। ओके, तो हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे थे कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर कैसे ऐसे होता है। तो अभी आप समझो कि ये ऊपर में जो पिक्चर गिवन आप देखो, इसमें क्या हो रहा है,
एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर में पिस्टन गिवन है, पिस्टन ऊपर नीचे होता है, पिस्टन ऊपर नीचे दोनों ही जा सकता है। अब पिस्टन नीचे कब आएगा, पिस्टन ऊपर में था, पिस्टन नीचे कब आएगा, जब आप ऊपर से थोड़ा प्रेशर डालोगे तो ही पिस्टन नीचे आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको गिवन है कि पार्टिकल्स, गैस का पार्टिकल्स देखो कितने दूर दूर में था, ठीक है, और वो बहुत फास्ट मूव भी कर रहा था। तो आपने क्या किया, पिस्टन का प्रेशर बढ़ा दिया तो देखो गैस का पार्टिकल क्लोज आ गया, गैस का पार्टिकल क्लोज आ गया, और भी प्रेशर बढ़ा दिया तो गैस का पार्टिकल एकदम एक साथ कॉन्सेंट्रेटेड हालत में एक ही जगह में आ गया है। तो अगर आप इस फॉर्म को देखोगे, ये तीनों फॉर्म को एक साथ देखोगे तो आप कह सकते हो कि जब प्रेशर नहीं था तब वो गैसेस स्टेट में था, जब आप प्रेशर दे दिए तब वो नज़दीक में आ गया तो ये लिक्विड बन गया, और फिर एक टाइम आएगा जब प्रेशर आप और इंक्रीज करोगे तो वो सॉलिड हो जाएगा। दैट मीन्स गैस से वो सॉलिड हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज ए प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द पिस्टन। सो अगर आप बोलो कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करने से हमेशा गैस से लिक्विड एंड लिक्विड से सॉलिड होता है, ठीक है, बात को क्लियर कर लो। अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो उसका स्टेट कैसे चेंज होगा, अगर लिक्विड था तो वो सॉलिड हो जाएगा, अगर गैस था तो लिक्विड हो जाएगा। सो व्हाट इज़ द फ्लो चार्ट, आप लोग ऐसे समझो कि आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो क्या होगा, अगर गैस था तो गैस से लिक्विड होगा, अगर लिक्विड था तो लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा। कब, अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो। लेकिन अगर प्रेशर आप डिक्रीज कर रहे हो तो क्या होगा, तो सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से गैस हो जाएगा। अभी मन में सवाल आ रहा है कि अगर गैस था उसको प्रेशर हम और भी घटा दिए तो प्रेशर लो कर दिए तो ऑब्वियसली वो गैसेस स्टेट में ही रहेगा। लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर को हमेशा ये फ्लो चार्ट को याद रखो, टेम्परेचर कैसे होता है, टेम्परेचर बढ़ने से फ्लो चार्ट ऐसे रहता है, सॉलिड से लिक्विड होगा, लिक्विड से गैस होगा। लेकिन अगर प्रेशर बढ़ेगा तो गैस से लिक्विड होगा, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जाएगा। ऐसा आप लोग फ्लो चार्ट को हमेशा याद रखो। प्रेशर बढ़ने से गैस से लिक्विड होता है, लिक्विड सॉलिड बन जाता है जितना प्रेशर बढ़ा हो गया। ओके, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट ऐसे किया है, गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लिया है, हाई प्रेशर में डाला है और जितना प्रेशर वो घटा रहा है वो कन्वर्ट हो रहा है, धीरे धीरे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। और ये क्वेश्चन हमेशा आता है, व्हाट इज़ ड्राई आइस, ये व्हाट इज़ ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इतना बढ़ा देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रेशर इतना बढ़ा देता है कि वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और वो अब जैसे लग रहा है कि ठंडा होता है। हाँ, एक बात है, जब भी आप कोई भी टेम्परेचर को जब भी आप प्रेशराइज कर दोगे कोई भी स्टेट मैटर को तो उसका टेम्परेचर एज ए होल, आप इस टेम्परेचर बात को अभी थोड़ा एंथैल्पी के हिसाब से सोचो। एंथैल्पी एक नया वर्ड आ गया आपके पास, तो मैं इसको डिस्क्राइब अभी नहीं करना चाहता क्योंकि एंथैल्पी 11 एंड 12 का बहुत बड़ा एक मैटर है, इन शॉर्ट में आपको समझाना बहुत ही मुश्किल है। बस आप लोग ये समझ लो कि ये टेम्परेचर बढ़ाने से वो गैस था, गैस से धीरे धीरे लिक्विड हो गया और फिर लिक्विड से वो धीरे धीरे सॉलिड बन गया, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया जाता है और लास्ट में जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस। ओके, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है? अच्छा, क्या आप लोग ने कभी भी ये एक्सपेरिमेंट देखे होंगे कि आपके नोज़ के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी जम जाता है, या फिर कभी कभी आपने ये भी देखे होंगे कि जो ठंडा पानी का बोतल के एक ग्लास लिए, उसमें ठंडा पानी डाल दिए और ठंडा पानी डालने के बाद आप उस ग्लास के आउटर सरफेस में आप देखोगे थोड़ा थोड़ा पानी का बूंद जमा हो गया है, एक ठंडा लेयर जमा हो जाता है। वो सब घटना एक्चुअली इवापोरेशन होता है। इवन कि हमारे शरीर में जो पसीना निकलते हैं वो भी इवापोरेशन का ही एक एग्जाम्पल है।
तो इवापोरेशन को हम लोग थोड़ा बहुत समझते हैं, इवापोरेशन होता क्या है। देखो यहाँ पर येलो लाइन से लिखा हुआ है कि द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम थोड़ा समझते हैं। क्या बोल रहा है कि एक वाटर का आप बीकर ले लो, इसमें आप पानी डाल दो, ठीक है। अब ये लिक्विड स्टेट में है, इसको आप टेम्परेचर दोगे नीचे से तो जाके ये वेपर होगा। दैट मीन्स अब टेम्परेचर देते इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पे जाओगे। सपोज मान लो कि मैं ये वाटर लिया था H2O, कलर चेंज कर देता हूँ। मान लो कि मैंने ये H2O लिया था, तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब तक नहीं होगा तब तक ये वाटर बॉयल नहीं होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो ही बॉइलिंग पॉइंट पे जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट पे जाने के बाद ये वेपर होना शुरू करेगा। दैट मीन्स लिक्विड से वेपर स्टेट, दैट मीन गैस स्टेट में कन्वर्ट होगा। लेकिन मान लो कि आपने एक बीकर लेके उसमें पानी रख दिया और ऊपर से एक ढक्कन लगा के छोड़ दिए, ठीक है, एक प्लेट रख दिए ऊपर में, और फिर घूम के लगभग एक दिन बाद आप रिटर्न आए, 1 डे बाद आप रिटर्न आए और फिर इस प्लेट को आपने उठा के नीचे चेक किए, तो आपको नज़र आएगा कि आपने टेम्परेचर कोई प्रोवाइड नहीं किए थे, लेकिन फिर भी उस प्लेट के नीचे कुछ वाटर पार्टिकल्स आपको नज़र आएंगे। वो ड्रॉपलेट्स की तरह वहाँ पर उस प्लेट में चिपका हुआ रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये घटना को हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन हुआ है। आपने तो कोई ऐसा टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं किया था कि उसका बॉइलिंग पॉइंट पे गया, ये लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पे हीटेड हो गया था, और फिर वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ये गैसियस स्टेट में चल गया। ऐसा कुछ घटना नहीं हुआ, आपने कोई टेम्परेचर नीचे से प्रोवाइड ही नहीं किया, लेकिन फिर भी ये फिनोमेना घट रहा है। ये फिनोमेना को ही हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन। तो वही बात यहाँ का बताया गया है कि लिक्विड क्या कर रहा है, चेंज हो जा रहा है, किसमें, वेपर्स में, बट कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। टेम्परेचर चेंज हुआ मतलब टेम्परेचर बिलो रहा, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे था, लेकिन फिर भी वो लिक्विड से वेपर स्टेट में आ जा रहा है। कैसे हो रहा है, इस घटना को हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन। और हम लोग ने एक्सपेरिमेंट हमेशा चलते फिरते मैंने डेली लाइफ में ये सब हम लोग नोटिस करते भी हैं, ऐसा होते रहता है। आप लोग ये इवापोरेशन अगर क्यों हो रहा है या फिर ऐसा कौन सा फैक्टर्स है जो इनको ऊपर इफेक्ट करते हैं, वो जानने के लिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, फैक्टर्स इफेक्टिंग इवापोरेशन। कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है इवापोरेशन होने में। तो देखो पहला बात क्या है कि सरफेस एरिया, जितना आप सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे उतना इवेपोरेशन अच्छा होगा। अभी ये सरफेस एरिया का बात क्या होगा, अब बात को समझो कि आपको एक छोटा सा ग्लास दे दिया गया है और उसमें गर्म पानी दे दिया गया है, और आपको एक प्लेट दे दिया गया है, बड़ा सा चौड़ा सा प्लेट दे दिया गया है, और उतना ही पानी है इसमें, लेकिन उतना ही पानी है और टेम्परेचर भी उतना ही है जितना इस बोतल में था, यह ग्लास में था। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक ग्लास दे दिया है, एक ग्लास के अंदर गर्म पानी है, जितना गर्म पानी एक ग्लास के अंदर है उतना ही गर्म पानी एक प्लेट के अंदर में भी है। अभी आप बताओ कि कौन सा पानी जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्या ग्लास का पानी जल्दी ठंडा होगा कि प्लेट वाला पानी ज़्यादा ठंडा होगा। देखो यहीं पर आ जाता है बात सरफेस एरिया का। देखो प्लेट का सरफेस एरिया कितना ज़्यादा है, कितना एरिया है उसका एरिया ज़्यादा है रिस्पेक्ट टू ग्लास। ग्लास का सरफेस एरिया कम है, तो ग्लास का सरफेस एरिया कम है मतलब इवापोरेशन होने का रेट भी कम है, लेकिन इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, प्लेट का सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसलिए इसका इवापोरेशन ज़्यादा हो रहा है। तो वही बात बता रहा है कि अगर
सरफेस एरिया ज़्यादा है, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इवापोरेशन का रेट भी ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा। अगर आप सरफेस एरिया इंक्रीज करते हो तो इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा। तो ये एक फैक्टर हो गया कि इवापोरेशन क्यों होता है, डिपेंड करता है सरफेस एरिया के ऊपर। दूसरा, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर के ऊपर मतलब मैं बता रहा हूँ कि इवापोरेशन कौन सा में ज़्यादा होगा। मान लो कि इस बार आपने क्या किया, 2 ग्लास लिए और दोनों ग्लास के ऊपर प्लेट रख दिए, सॉरी, दोनों ग्लास में पहले गर्म पानी भर दिए। दोनों ग्लास में जो पानी आप भरे थे दोनों का टेम्परेचर एकदम सेम था। अभी आप ऊपर से एक प्लेट दे दिए, इसमें भी और इसमें भी। आप नोटिस करोगे कि दोनों में इवापोरेशन हो रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, ये पहला वाला जो ग्लास है इसका टेम्परेचर थोड़ा आप इंक्रीज कर दिए और इसका जैसा टेम्परेचर था वैसे ही रह दिया, आप उसको ऐसे रहने दे दिए। अभी आप अगर नोटिस करोगे तो आपको नज़र आएगा कि इस ग्लास में टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से इवापोरेशन ज़्यादा हो रहा है और इसमें इवापोरेशन इसके रिस्पेक्ट में कम हो रहा है। तो आपको ये क्यों पता, ये कैसे हो रहा है? देखो, इवापोरेशन हो रहा है, मैंने ये नहीं बताया कि बॉइलिंग हो रहा है, ठीक है। आपने जस्ट टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज कर दिया, बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर नहीं लेके गए। बॉइलिंग पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं किए। और जब भी मैं 100 डिग्री से बोलता हूँ तब ऐसा मत समझ लो कि सारे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। केरोसिन तो 30 डिग्री में ही उबलना शुरू कर जाता है, केरोसिन भी एक लिक्विड है। इथाइल अल्कोहल तो 70 डिग्री में बॉयल होना शुरू हो जाता है। इथाइल अल्कोहल भी एक लिक्विड है। तो डिफरेंट लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। मैं वाटर का एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि वाटर बहुत इजीली अवेलेबल है, आप लोग घर में भी देखते हो डेली लाइफ में। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जब भी आप बॉइलिंग करते हो तब तो वेपोराइजेशन होता है, लेकिन आई एम नॉट सेइंग दैट वेपोराइजेशन, आई एम सेइंग अबाउट द इवापोरेशन। आपने इस बोतल को, मतलब इस ग्लास को टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही दे रहे हो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ही दे रहे हो, फिर भी आप देखो कि इसके प्लेट के ऊपर पानी ज़्यादा जमा हो रहा है, मतलब इवापोरेशन ज़्यादा हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। आप इस बोतल में कोई टेम्परेचर प्रोवाइड ही नहीं किए हो, जितना इसका टेम्परेचर जितना था उतना ही टेम्परेचर है। तो ऑब्वियसली इस प्लेट के नीचे इवापोरेशन ज़्यादा हो रहा है, इस प्लेट के नीचे इवापोरेशन रेस्पेक्टिवली कम होगा। तो जो सेकंड टॉपिक आपको बताया गया है कि इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वाटर का जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से एनर्जाइज हो जाता है और वो वेपर स्टेट में चल जाता है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई इंक्रीजिंग ए टेम्परेचर कैन इंक्रीज द एवापोरेशन। ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। अभी एक बात को समझते हैं, व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बात को बहुत ज़रूरी है समझना। देखो, अगर मैं आपसे सवाल पूछा कि मैं जिस घर में बैठा हूँ क्या इस घर के एयर में वाटर पार्टिकल है, तो जितना वाटर पार्टिकल है उसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। आप लोग न्यूज़ रिपोर्ट में भी सुने होंगे कि आज का टेम्परेचर है 30 डिग्री एंड ह्यूमिडिटी इज़ 50%। तो ह्यूमिडिटी हमेशा परसेंट के हिसाब से बताया जाता है। ह्यूमिडिटी मतलब होता है कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एयर में, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर में कितना परसेंट वाटर पार्टिकल है, उसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी में जितना वाटर पार्टिकल होता है वो वाटर पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग खाली आँख से वो पानी को देख नहीं सकते, लेकिन एक्चुअली घर में मतलब एटमॉस्फेयर में वाटर पार्टिकल हमेशा सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है। सस्पेंडेड मतलब वो तैरते रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि फ्लोटिंग, दैट इज एक्चुअली फ्लोटिंग इन द एयर। वी कैनॉट सी दैट droplets of water, but it actually exists on the atmosphere. आप लोग ये फिनोमेना ह्यूमिडिटी का बात को समझने के लिए थोड़ा विंटर सीजन के बारे में सोचो। विंटर सीजन में क्या होता है, हमारा होंठ फटने लगता है। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि बाहर में मतलब एटमॉस्फेयर में जितना वाटर पार्टिकल ड्रॉपलेट्स होना चाहिए था उतना ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर पार्टिकल नहीं होता। तो एटमॉस्फेयर में एयर ड्रॉपलेट्स का कमी होने की वजह से वो एटमॉस्फेयर हमारे स्किन के ऊपर जो भी वाटर पार्टिकल है उसको खींच लेते हैं, सोख लेते हैं। और हमारे जो होंठ होते हैं, त्वचा होता है, स्किन होता है, वहाँ पर उनके ऊपर जो वाटर पार्टिकल्स के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हमारे स्किन को छोड़ के एटमॉस्फेयर में चल जाता है। तो जब भी वो एटमॉस्फेयर में ड्रॉपलेट्स चल जाता है हमारे होंठ क्या हो जाते हैं, सूखे पड़ जाता है और हमारे होंठ फटने शुरू कर देता है, स्किन भी ड्राई होना शुरू कर देता है। हम लोग उसको बचने के लिए होंठों पे वेसलिन का एक यूज़ करते हैं। वेसलिन क्या काम करता है, हमारे होंठों के ऊपर वो जो वाटर पार्टिकल्स है उसको निकलने नहीं देता। क्यों? क्योंकि वेसलिन एक लेयर के फॉर्म में काम करता है। अब वो वाटर पार्टिकल जो हमारे होंठों के ऊपर है उसके ऊपर अगर हम लोग वेसलिन लगा देते हैं तो वेसलिन एक लेयर की तरह से काम करते हैं और लेयर के थ्रू से वाटर पार्टिकल एटमॉस्फेयर में जा नहीं सकते। तो ये सारे घटना क्यों हो रहा है? ह्यूमिडिटी की वजह से। अब ह्यूमिडिटी क्या हो गया? एटमॉस्फेयर में जिस अमाउंट में वाटर पार्टिकल या फिर एयर वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अगर आप कहीं पर जाते हो आपको आपको फील होगा कि अगर आप कोई बंद घर में जाते हो, जो घर बहुत दिन से बंद है, वो घर में आप घुसोगे तो आपको बहुत गर्म लगेगा। गर्म लगेगा मतलब थोड़ा हॉट कंडीशन फील होगा, हॉटर वेदर लगेगा वहाँ पर उस घर में। क्यों? क्योंकि उस घर का ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी मतलब उस घर में एयर ड्रॉपलेट्स ज़्यादा हो गया है। एयर ड्रॉपलेट्स ज़्यादा हो जाने की वजह से उस घर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया। दैट मीन्स आप उस टाइम ये कहोगे कि दो इट इज़ नॉट hot season outside but still the room is very much hot because the humidity of the room is too much high। ह्यूमिडिटी मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए ये हो गया कि कोई भी एटमॉस्फेयर में अगर वाटर ड्रॉपलेट्स ज़्यादा है, वाटर ड्रॉपलेट्स अगर ज़्यादा है तो उसका ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। अगर एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स कम है तो ह्यूमिडिटी कम है। और ये हमेशा परसेंटेज के तौर से हम लोग को समझाया जाता है। तो देखो क्या बोल रहा है कि ह्यूमिडिटी कैसे इफेक्ट करता है इवेपोरेशन में। ये क्या बता रहा है कि अगर मान लो कि ह्यूमिडिटी हाई है, अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी अगर हाई है तो इवापोरेशन लो होगा, इवापोरेशन नहीं होगा। आप ऑब्वियसली ये बात को समझो, बहुत ही क्लीन लॉजिक है। क्यों ऐसा हो रहा है कि मान लो कि ये एक घर है, ये घर में इसकी ह्यूमिडिटी बहुत हाई है, इसका ह्यूमिडिटी बहुत हाई है और आपने इस घर में एक बीकर या फिर बोतल रख दियो, इसमें पानी छोड़ दियो, तो ऑब्वियसली यहाँ से तो इवापोरेशन होगा। लेकिन अगर घर में वाटर पार्टिकल्स जो एयर ड्रॉपलेट्स है वो ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है मतलब ड्रॉपलेट्स ज़्यादा है, तो ड्रॉपलेट्स ज़्यादा है मतलब एयर का जितना भी गैप्स था, जिस गैप में जाके ये वाटर पार्टिकल्स भर सकते थे वो ऑलरेडी भरे हुए हैं। So there is no empty space. So no empty space to fill that position by any evaporated water particles. यहाँ से evaporation कब होगा? अगर मान लो कि इतना नहीं होता तो आपको ज़्यादा गैप नज़र आता। अगर इतना वाटर पार्टिकल्स नहीं होता एटमॉस्फेयर में तब एक चांसेस बनता कि हाँ इवापोरेशन होके यहाँ से वाटर पार्टिकल्स निकलते हैं और वो जाके एम्प्टी स्पेसेस में भर जाता है, तो इवापोरेशन ज़्यादा होता। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है मतलब घर में वाटर पार्टिकल्स का परसेंटेज ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इवापोरेशन होने का कोई चांसेस नहीं बनता। तो जिस एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है वहाँ पर इवापोरेशन नहीं होगा, मतलब कम होगा, इवापोरेशन कम होगा। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो इवापोरेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो इवापोरेशन कम होगा। अगर ह्यूमिडिटी लो है
तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। अब आप समझ लो इस बात को इसी तरीके से कि हमारे ये जो होता है ना, जो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि ठंडे का मौसम में क्या होता है, कूल सीजन में, विंटर सीजन में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी एकदम लो होता है, उसीलिए हमारे होंठ स्किन से ज़्यादा इवापोरेशन होना शुरू करता है। ओके, हमारे होंठ से निकलना शुरू कर देता है, वो पानी वाटर ड्रॉपलेट्स निकल जाता है। सो द टॉपिक क्या बता रहा था कि अगर आप डिक्रीज करोगे ह्यूमिडिटी तो इवापोरेशन हाई होगा। देखो डिक्रीज बता रहा है, डिक्रीज करोगे ह्यूमिडिटी तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। अगर आपका हाई है इवापोरेशन, अगर आपका हाई है ह्यूमिडिटी तो इवापोरेशन देखो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ही प्रेजेंट रह सकते हैं, उससे ज़्यादा वो एयर, उससे ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स होल्ड नहीं कर सकता एयर में कुछ फिक्स्ड अमाउंट के वाटर ड्रॉपलेट्स ही रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते। तो अगर मान लो कि ह्यूमिडिटी हाई है, दैट मीन्स ऑलरेडी फिल्ड अप है वाटर ड्रॉपलेट्स। तो अगर वाटर ड्रॉपलेट्स अगर ऑलरेडी फिल्ड अप है तो इवापोरेशन कहाँ से होगा, क्योंकि इवापोरेशन से भी और वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, तो वाटर ड्रॉपलेट्स जाके कहाँ पर अटैच होंगे अगर पहले से ही सब जगह भर्ती हुआ है, फिल्ड अप है। सो उसीलिए बताया जा रहा है कि अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज कंडीशन में है तो इवापोरेशन हाई होगा। इवापोरेशन क्या होगा, हाई होगा। और अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज्ड है तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। नाउ देखो दूसरा चीज़ समझ में आ रहा है। देखो विंड स्पीड भी डिपेंड करता है, विंड स्पीड अगर इंक्रीज करोगे तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बात को समझो। मान लो आप लोग, ये नॉर्मल एग्जांपल है, एकदम जस्ट सिंपल एग्जांपल है। मान लो कि आपके पास एक चाय का कप गिवन है, ठीक है। अब इसके ऊपर एरिया, सरफेस एरिया इतना ही है, तो सरफेस एरिया के ऊपर आपको गर्म चाय दे दिया गया है, एकदम हॉट चाय है। तो ये आप पीने के पहले आप क्या करते हो, आप ब्लो करते हो। आप थोड़ा ब्लो करते हो मतलब विंड के स्पीड को आप थोड़ा बढ़ा देते हो। तो विंड का स्पीड अगर आप थोड़ा बढ़ा दोगे तो क्या होता है, इवापोरेशन ज़्यादा होना शुरू कर देता है, तो हॉट से वो कूल हो जाता है। अब फिर आप चाय पीते हो। आप कभी भी गर्म चाय नहीं पी लेते हो डायरेक्ट, थोड़ा ब्लो करते हो। ब्लो करते हो मतलब विंड का स्पीड थोड़ा बहुत बढ़ा देते हो। विंड का स्पीड बढ़ा देने से क्या हो जाता है, जो इवापोरेशन का रेट है वो बढ़ जाता है। वो बढ़ जाता है तो चाय कूल हो जाता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, आप सोचो कि ये चाय का कप था और इवापोरेशन होने के वजह से यहाँ पर थोड़ा वाटर ड्रॉपलेट्स पहले से आ गया था, तो ऑब्वियसली अब यहाँ से और इवापोरेशन नहीं हो सक रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ फिल्ड अप हो गया। अभी आप अगर ब्लो करोगे, दैट मीन्स विंड स्पीड अगर बढ़ा दोगे, इंक्रीज कर दोगे, तो ये सारे पार्टिकल मूव होके कहीं नेक्स्ट जगह पे चल जाएगा। और नेक्स्ट जगह पे चल जाएगा मतलब ये जगह क्या हो जाएगा, ये जगह वाटर ड्रॉपलेट्स ब्लैंक हो जाएगा, यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स डिक्रीज हो जाएगा। और अगर यहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स डिक्रीज हो गया, दैट मीन्स यहाँ से इस सरफेस एरिया से फिर इवापोरेशन के लिए जगह मिल जाएगा कि यह जगह एम्प्टी हो गया है, चलो फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स को फिल अप करते हैं, तो इवापोरेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और इवापोरेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा तो कूल हो जाएगा। सो ये चार जो टॉपिक है कि सरफेस एरिया बढ़ाने से इवापोरेशन बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से इवापोरेशन बढ़ता है, ह्यूमिडिटी घटाने से इवापोरेशन बढ़ता है, और विंड स्पीड बढ़ाने से इवापोरेशन बढ़ता है। ये चार टॉपिक को आप लोग थोड़ा ध्यान से
पढ़ो। एक क्वेश्चन इस रिलेटेड में हम लोग पूछ ही सकते हैं कि ये इवापोरेशन क्या कूलिंग में काम में आता है, और अगर आता है तो कैसे, हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। तो आप लोग एक नॉर्मल चीज़ सोचो कि हम लोग को पसीना क्यों आता है। पसीना क्यों आता है ये बात को सोचो कि हम लोग एक हॉट वेदर में बाहर गए हैं और हमारे ऊपर पूरा सन रेज गिर रहा है। तो होता क्या है, मैं एक रफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मान लो एक पर्सन है, ठीक है। पर्सन ऐसे नहीं होता गोल, मैं बॉडी का शेप स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर सक रहा हूँ, बस आप समझो कि दिस सेक्शन इज हेड, दिस सेक्शन इज योर बॉडी इज मिडिल पार्ट एंड दिस लोअर पार्ट इज योर लेग्स पार्ट। तो आप सोचो कि ये हो रहा है, ये आपका सरफेस एरिया बना, आउटर साइड में जो भी है सरफेस एरिया बन गया, जहाँ पर आपका स्किन होता है बेसिकली। तो क्या होता है, जब भी आप हॉट वेदर पे जाते हो आपके अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बॉडी के अंदर में टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाने से हमारे शरीर में, मतलब बॉडी के अंदर में फंक्शंस उल्टा पुल्टा काम करना शुरू करता है। उल्टा पुल्टा काम करना शुरू करता है मतलब द बॉडी इज़ नॉट एबल टू फंक्शन इट प्रॉपरली। तो आपको दिमाग में चक्कर आता है, आपको थोड़ा ज़्यादा सांस लेना पड़ता है। तब बॉडी क्या करता है, बॉडी में एक मैकेनिज़्म रहता है कि बॉडी को ठंडा करना पड़ेगा। तो बॉडी को ठंडा कैसे करें, तो वो लोग क्या करता है, बॉडी क्या करता है, हमारे स्किन के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स को लाना शुरू करता है। वाटर ड्रॉपलेट्स लाना शुरू करता है मतलब हमारे हथेली के ऊपर, स्किन के ऊपर, हाथ के ऊपर, मुंह के ऊपर, सारे शरीर के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स को रिलीज़ करना शुरू करता है। जो पोर्स रहते हैं स्किन में, जो पोर्स रहते हैं वो पोर्स के थ्रू से, पोर्स PORE, पोर मतलब छोटा छोटा जो होल रहता है हमारे स्किन के अंदर, वो पोर्स के अंदर से छोटा छोटा वाटर पार्टिकल्स छोड़ना, निकालना को स्टार्ट कर देता है। तो हमारे बॉडी के सरफेस के ऊपर पतला सा एक लेयर बन जाता है पानी का, कभी कभी वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता है जिसको हम लोग पसीना बोलते हैं। सो ये जो स्वेट आता है ये इसीलिए आता है कि हॉट वेदर में हम लोग का बॉडी के ऊपर एक स्वेट आ जाता है बॉडी को ठंडा करने के लिए। देखो अभी तक इवापोरेशन का बात नहीं आया, बस ये समझ लो कि हॉट वेदर था, जो पर्सन अभी बाहर में था उसका मेल फंक्शन होना शुरू कर दिया बॉडी में, उसीलिए उसके बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो सरफेस के ऊपर वाटर पार्टिकल्स को रिलीज करना शुरू कर दिया। अभी स्टार्ट होगा इवापोरेशन। इवापोरेशन होने का मतलब क्या होता है कि वाटर पार्टिकल्स वैप्योर हो जाएगा। वैप्योर हो जाएगा मतलब, वैप्योर हो जाना मतलब क्या होता है, लिक्विड स्टेट से वैप्योर स्टेट में चल जाएगा, ठीक है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर नहीं उठेगा ना, एक सिंपल छोटा सा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी उसको चाहिए वाटर से वैप्योर होने के लिए, और वो छोटा सा अमाउंट ऑफ हीट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो अभी वो जो वाटर पार्टिकल्स हमारे सरफेस के ऊपर आ गए हैं वो हमेशा ढूंढता है कि लेटेंट हीट हम लोग को कहाँ से मिलेगा। तब वो क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से लेटेंट हीट खींच लेता है, मतलब सोख लेता है, थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है। अब सोचो कि हमारे सरफेस एरिया कितना है बॉडी के, एकदम बॉडी में सारे बॉडी के सारे पार्ट्स जितना भी है, हाथ है, पैर है, शरीर है, जितना भी पार्ट है, सब जगह से वो लेटेंट हीट खींचना शुरू करता है क्योंकि सब जगह पे वाटर पार्टिकल्स पहले से प्रेजेंट है। अभी अगर वो लेटेंट हीट खींचना शुरू करेगा तो हमारे बॉडी के अंदर में जो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया था वो धीरे धीरे घटना शुरू होगा, वो घटेगा, बॉडी के अंदर में टेम्परेचर घटते जाएगा, और जो हमारे बॉडी के ऊपर जो वाटर पार्टिकल थे वो लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके खुद वेपोराइज हो जाएंगे, खुद वेपोराइज होना शुरू कर देंगे। तो इवापोरेशन ये प्रोसेस हो गया कि वो वेपोराइज होके, इवापोरेशन होके वो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो जो बाहर निकल जाएंगे। तो पसीना आने का मतलब आप लोग को समझ में आता है, पसीना किस लिए आता है कि बॉडी के अंदर में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाने के वजह से हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो वाटर रिलीज करना शुरू करता है।
जितने भी स्किन के पोर्स हैं उनके थ्रू से। अब वो जो वाटर पार्टिकल्स हमारे सरफेस के ऊपर आ गए हैं वो बॉडी के अंदर से लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करते हैं इवापोरेट होने के लिए, और अंदर में जितना हीट है वो हीट ट्रांसफ़र होता है सरफेस के ऊपर जो वाटर पार्टिकल है उसमें। तो सरफेस पे जो वाटर पार्टिकल है वो इवापोरेट होके तो निकल जाता है। तो एज ए रिज़ल्ट क्या होता है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो टाइम टू टाइम धीरे धीरे घटना शुरू कर देता है, मतलब डिक्रीज होना शुरू कर देता है, वो धीरे धीरे लो हो जाता है बॉडी टेम्परेचर। तो पसीना एक ऑटो मैकेनिज्म है हमारे बॉडी को कूल करने के लिए। दैट मीन्स इवापोरेशन ऑलवेज हेल्प्स अस फॉर कूलिंग। ठीक है, बात को समझो कि इवापोरेशन कैसे कूलिंग इफेक्ट करता है। ये तो हमारा हो गया कि हमारे ह्यूमन बॉडी में ऐसे कूलिंग इफेक्ट आता है। आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखोगे तो भी आपको पता चलेगा वो क्या होता है। आप वो जो ये देखो वाटर पॉट देखो, वाटर पॉट में आप देखोगे समर सीजन में क्या होता है, पानी भरा रहता है अंदर में, और ये मिट्टी का बना रहता है, सॉइल का बना रहता है। सॉइल का इसलिए बना रहता है क्योंकि सॉइल एक ऐसा मटेरियल है जो पोर्स होता है, सॉइल में बहुत पोर्स होता है। तो ये जो मिट्टी का पॉट बना है, ये पॉट में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स हैं। मैं पोर्स को दिखाता हूँ दूसरे कलर से। यहाँ पोर्स आ गए, बहुत सारे सरफेस के ऊपर बहुत सारे पोर्स हैं। अब अगर मान लो कि गर्मी का मौसम है, दैट मीन्स हॉट वेदर है, मान लो हॉट सीजन है, तो हॉट सीजन है मतलब ये जो पानी है ये पूरा गर्म है अंदर में पानी। तो क्या पानी को ठंडा करने के लिए क्या होगा, ये जो पोर्स है, पोर्स से थोड़ा थोड़ा वाटर पार्टिकल्स सरफेस पे आ जाएंगे, पॉट्स के सरफेस में आ जाएंगे, और सरफेस पे आने के बाद वो क्या करेगा, वो जी ये जो पॉट है, ये पॉट के जो टेम्परेचर है उससे लेटेंट हीट लेके निकल जाएंगे, उससे लेटेंट हीट लेके ये वाटर पार्टिकल्स इवापोरेट हो जाएंगे। तो ये जो लेटेंट हीट का सप्लाई हो रहा है, ये पॉट से तो लेटेंट हीट चल जा रहा है, तो पॉट से अगर लेटेंट हीट चल जाएगा तो पॉट्स का टेम्परेचर क्या होगा, कूल हो जाएगा। तो अगर पॉट ठंडा हो रहा है मतलब पॉट के अंदर में जो पानी है वो भी ठंडा हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये पॉट था, अंदर में पानी था, पॉट के सरफेस के ऊपर छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए। कैसे आ गए, पोर्स के थ्रू से, छोटे छोटे पोर्स जो थे उनके थ्रू से वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर सरफेस के ऊपर आ गए। अब ये जो वाटर पार्टिकल्स है, ये पॉट के जो वॉल है, इनर सोचो कि आउटर वॉल सोचो, जैसे भी सोचो, जो भी वॉल है उस वॉल से टेम्परेचर लेके खुद इवापोरेट होके निकल जाएंगे। और ये जो हीट ले रहा है ये लेटेंट हीट लेता है हमेशा। लेटेंट हीट मतलब बहुत ही छोटा अमाउंट में हीट लेता है इवापोरेट होने के लिए। तो वॉल से लेटेंट हीट लेके खुद वाटर पार्टिकल्स इवापोरेट हो जाएंगे। तो वो तो इवापोरेट हो गया, दैट मीन्स वो तो वॉल से लेटेंट हीट लेके निकल गया। लेकिन लेटेंट हीट जब वॉल से निकल जाएगा तो वॉल का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। और अगर वॉल का टेम्परेचर कूल हो गया तो यही जो वाटर अंदर में था वो भी कूल हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, समर सीजन में जो पॉट रहता है जिसको हम लोग मटका कहते हैं, उस मटके में ठंडा पानी को रख सकते हैं। पानी को तो ठंडा पानी तो नहीं रखता है, कोई भी पानी अगर रखेंगे तो वो ऑटोमेटिक ठंडा हो जाता है। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल बताया गया है कि व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। कॉटन क्लोथ्स यूज़ करने क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कॉटन का अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे, कॉटन का स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, जूम करने से आपको पता चलेगा कि बीच में बहुत पोर्स रहते हैं। ठीक है, अभी ये पोर्स क्या करता है, हीट के एक्सचेंज में काम आता है। हमारे शरीर में जितने भी पसीना होगा वो पसीना लेटेंट हीट लेके निकलने का कोशिश करेगा, और निकलने का कोशिश करेगा मतलब क्या होगा, ये जो ड्रॉपलेट्स था ये वेपर हो जाएगा।
तो वेपर निकलेगा कहाँ से? तो ये जो कॉटन का जो क्लॉथ में जो गैप नज़र आ रहा है, इसके थ्रू से वेपर होकर बाहर निकल जाएगा। तो कॉटन क्लॉथ में ये जो वेपर प्रोसेस है ये बहुत अच्छा होता है। अच्छा होता है मतलब गैप्स बहुत अच्छे रहते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी वाटर निकल जाता है वेपर होके। टेम्परेचर का ट्रांसफ़र बहुत अच्छा होता है, लेकिन दूसरे कपड़े में उतना अच्छा नहीं होता। गैप क्या होता है, उतना अच्छा नहीं होता, पूरा फिल्ड अप रहता है। तो कॉटन क्लॉथ इज़ बेस्ट, जिसमें आपको कॉटन क्लॉथ पहनने से आपको गर्मी का मौसम में उतना पसीना या फिर आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल अनईजी फील नहीं होगा। लेकिन दूसरे क्लॉथ अगर आप पहनोगे, रेक्सिन पहनोगे या फिर मान लो सिल्क पहनोगे गर्मी का मौसम में, तो ये जो इवापोरेशन का जो घटना हो रहा है ये सही से नहीं होगा। वाटर पार्टिकल्स हमारे सरफेस में तो आएंगे, लेकिन वेपर होने के बाद वो कपड़े के बाहर नहीं जा सकेंगे, वो कपड़े के अंदर ही रह जाएंगे। तो आपका जो शर्ट है या फिर आप जो भी पहने हुए हो वो भीग जाएगा, और आपको हमेशा लगेगा कि आप वेट हो, आप भीगे हो, आपका कपड़ा टाइम टू टाइम भीगता शुरू होगा। फिर आपको तबीयत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपका बॉडी का टेम्परेचर इतना ठंडा हो जाएगा कि आप उसको झेल नहीं सकोगे, तो आपको बुखार आ जाएगा। सो दैट्स वाई द कॉटन क्लॉथ्स आर बेटर टू यूज़ इन समर। ठीक है, आप लोग उसको पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉटन being a good absorber of water helps in absorbing sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation। क्या बताया गया है कि कॉटन बहुत अच्छा पानी को सोख लेता है, ठीक है, और वो एक्सपोज भी कर देता है। एक्सपोज कर देता है मतलब बाहर निकाल देता है, क्योंकि गैप्स ज़्यादा होते हैं उनके बीच में, तो एक्सपोज कर देता है एटमोसफेयर में। उसके लिए जो इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन प्रोसेस बहुत ईजी बन जाता है। ये देखो एक दूसरा एग्जांपल देखो, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। अब बात को समझो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ इवापोरेशन नहीं हो रहा है, यहाँ कंडेंसेशन हो रहा है। कंडेंसेशन मतलब क्या होना, कंडेंसेशन मतलब होना कि गैस से लिक्विड हो रहा है। ठीक है, ये बात को समझो, गैस से लिक्विड हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर रिलीज हो रहा है, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, देखो ये बोतल है, आपने यहाँ पर ठंडा पानी डाल दिए, कूल पानी डाल दिए पूरा। तो जब भी आप इसमें कूल वाटर रख दिए, तो ये जो बोतल के सराउंडिंग में, ये जो बोतल के सराउंडिंग में जो गैसियस प्लेसेस है, जो गैसियस प्लेसेस है, ये क्या हो रहा है, अब बात को समझो, टेम्परेचर लो हो जा रहा है, गैस का टेम्परेचर थोड़ा लो हो गया ये कूल होने की वजह से। तो क्या हो रहा है, गैस का टेम्परेचर जब भी कूल हो जाएगा, एक सेकेंड, सॉरी, देखो क्या था कि जब भी आप ये बोतल आपको, सॉरी, ये आपका बोतल था, इस पे आपने कूल वाटर डाल दिया, और बाहर में जो आपका एयर था वो गैसियस था। गैसियस था मतलब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और अंदर में आपका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम है। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से ये जो गैसियस स्टेट है, यहाँ से टेम्परेचर कहाँ जाएगा, थोड़ा बोतल के अंदर चल जाएगा। अब बोतल के अंदर से जाएगा मतलब वो इस ग्लास के थ्रू से जाएगा। तो ग्लास के थ्रू से जब जाएगा तो यहाँ जो गैसियस स्टेट था उसमें कंडेंसेशन हो जाएगा, क्योंकि गैस से हीट निकल के इस बोतल के अंदर जा रहा है। तो गैस से अगर हीट निकल जा रहा है तो ऑब्वियसली ये गैस क्या हो जाएगा, कॉन्डेंस्ड हो जाएगा। कॉन्डेंस हो जाएगा मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स धीरे धीरे यहाँ पर जमा होना शुरू कर देंगे।
तो ऐसे करके जब हीट ट्रांसफ़र होता है, और ये जो हीट जा रहा है ना, ये हीट भी लेटेंट हीट है, बहुत हाई अमाउंट में हीट नहीं जाता, बहुत ही छोटा हीट जाता है, लेटेंट हीट जाता है। जिस हीट के, वो हीट क्या होता है, गैस से लिक्विड में। लेटेंट हीट को उसी को तो कहते हैं जो हीट हमेशा गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं करता। तो ऑब्वियसली क्या हो गया, वो जो बोतल था उसके बाहर में वाटर ड्रॉपलेट्स जनरेट होना शुरू कर दिया, क्योंकि जो गैसेस स्टेट था वो अपना हीट इसके अंदर में जो कूल वाटर था उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये जो गैस था ये कंडेंस्ड हो गया, कंडेंस होके बोतल के ऊपर वाटर एज ए वाटर ड्रॉपलेट्स जमा होना शुरू कर दिया। सो दिस इज अ केस ऑफ ऑल्सो इवापोरेशन ही हो गया, इवापोरेशन का ही इफेक्ट है, लेकिन कूलिंग इफेक्ट एक्चुअली। दिस इज एक्चुअली a cooling effect, and cooling effect comes from the condensation. Condensation, condensation, condensation case. तो आप लोग यहाँ पर पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। contact with the cold gas water loses energy, ये देखो loses energy and gets converted to liquid state। तो ये जो बता रहा है loses state, loses energy मतलब वो थोड़ा हीट एनर्जी बता रहा है, हीट एनर्जी को सप्लाई कर रहा है। गैस अपना हीट एनर्जी सप्लाई कर दे रहा है उस बोतल के अंदर में जो वाटर था उसको दे रहा है। तो ऑब्वियसली उसका एनर्जी थोड़ा लो हो जा रहा है, हीट लो हो जाने से कंडेंसेशन होता है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो बोतल्स के ऊपर जाके स्टक हो जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि वो बोतल के बाहर या फिर ग्लास के बाहर में थोड़ा ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग ने अभी तक बहुत कुछ चीज़ जान चुके हो कि क्या स्टेट होता है, क्या मैटर होता है, मैटर का स्टेट कैसे चेंज होता है, टेम्परेचर और प्रेशर उसके साथ कैसे इफेक्ट करते हैं, इवापोरेशन क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है, कैसे इवापोरेशन कौन सा फैक्टर डिपेंड करता है इवापोरेशन होने के लिए। कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आप लोग ने देखे हो, डिस्कस किए हम लोग कि जिसके ऊपर इवापोरेशन काम करते हैं। और देखो लास्ट में ये जो लिखा है ना, मोर टू नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग थोड़ा जान लो। हालांकि ये मॉडर्न फिजिक्स है लेकिन फिर भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। चैप्टर के बिगिनिंग में हम लोग पढ़ रहे थे स्टेट होता है 3 टाइप, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। लेकिन डे बाय डे जितना भी साइंस आगे बढ़ रहा है उनको ये 2 स्टेट के बारे में भी पता चला है। एक होता है प्लाज्मा स्टेट, एक होता है बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, ये भी एक स्टेट है। ये दोनों स्टेट जो हो गया तो टोटल हमारा 5 स्टेट ऑफ मैटर हो गया है। मतलब कोई भी मैटर का 5 स्टेट हो सकता है। तो थोड़ा जान लेते हैं कि ये प्लाज्मा और BES क्या होता है। BES मतलब BEC मतलब समझ आ रहा है क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट, BEC शॉर्ट में। देखो प्लाज्मा क्या होता है, जस्ट आप लाइन पढ़ो आपको समझ में आ जाएगा। द स्टेट कॉन्सिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। These particles are in the form of ionized gas. The fluorescent tube, neon sign bulbs consist of plasma. That means आपको जस्ट एक बात समझना है कि मान लो आपने सिर्फ ये जाने हो कि सॉलिड को हीट देते हो लिक्विड बनता है, लिक्विड को हीट देते हो गैस बनता है। अब अगर गैस को इतना हीट देते हो, हीट बहुत बढ़ा देते हो, इतना बढ़ा देते हो, तब वो एक प्लाज्मा स्टेट में आ जाता है। मतलब टेम्परेचर बहुत ही हाई टेम्परेचर हो जाता है तो वो प्लाज्मा टाइप का एक स्टेट में आ जाता है। वो प्लाज्मा टाइप का स्टेट में क्या होता है, आपने कभी भी हो सके तो आप लोग यूट्यूब में सन का सरफेस को थोड़ा देखो। सन का सरफेस में क्या होता है, सन का सरफेस में एक्चुअली प्लाज्मा स्टेट होता है। मैं एक सन का सरफेस आपको बताता हूँ। मान लो ये सन है, उसका सरफेस में क्या होता है, जो भी स्टेट है ना वो ना सॉलिड में है, ना लिक्विड में, ना गैस में है, वो प्लाज्मा स्टेट में है। प्लाज्मा स्टेट क्या होता है, उसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं मैटर का, वो ना कुछ
ऐसे रिंग टाइप का शेप बनाता है, ठीक है, और हमेशा ब्लास्ट करते रहता है, मतलब लगेगा कि यहाँ पर ये पोजीशन में ब्लास्ट होते जा रहा है हमेशा, यहाँ पर यहाँ पर, और जब भी ब्लास्ट होता है तो ऐसा टाइप का रिंग जनरेट होता है। तो ये जो रिंग होता है इसको अगर आप लोग थोड़ा जूम करके देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि ये एक्चुअली थोड़ा चार्ज्ड पार्टिकल होता है, चार्ज्ड पार्टिकल, दैट मीन्स आयन रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है कहीं कहीं, कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज रहता है कहीं कहीं। दैट मीन्स अगर आप देखो इस सन के सरफेस को अगर आप देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ का पार्टिकल्स एक्चुअली ऐसे पॉजिटिव 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 ऐसे टाइप का रहता है। और मैं आपको ये ऐसा नहीं कह सकता कि प्लाज्मा एक लावा जैसा होता है, नहीं, लावा का टेम्परेचर उतना नहीं होता जितना प्लाज्मा का टेम्परेचर होता है। प्लाज्मा का टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में उतना हाई टेम्परेचर बनाना पॉसिबल नहीं है। सन का सरफेस में ही एकमात्र प्लाज्मा स्टेट को हम लोग ने हायर माइक्रोस्कोप बोला, टेलीस्कोप से हम लोग देखे हैं और समझ में आया है कि प्लाज्मा बोल के भी एक स्टेट होता है जिस स्टेट में मैटर एक्चुअली हाई टेम्परेचर में रहता है और उस कंडीशन में पार्टिकल्स बहुत ही फास्ट मूव करते हैं। उस कंडीशन में पार्टिकल का मूवमेंट और एनर्जी दोनों ही हाई होते हैं, वेरी हाई होते हैं, और एक्चुअली पार्टिकल्स आयोनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं, मतलब पार्टिकल्स पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आयन में ही रिप्रेजेंट होते हैं। आप घर में जाओगे, अगर नमक के एक दाने को उठाओगे तो आप उसको देखोगे कि क्या वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नहीं, वो पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव नहीं है, वो बेसिक एक सॉलिड फॉर्म में सॉलिड स्टेट में रिमेन कर रहा है। लेकिन अगर आप सन के सरफेस के ऊपर देखोगे तो जो पार्टिकल्स आपको नज़र आएगा वो बहुत फास्ट मूव कर रहा है, एक तो बहुत फास्ट मूव कर रहा है, रैंडमली मूव कर रहा है, मतलब उसका डायरेक्शन का कोई ठीक नहीं है, और एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होता है, and they are always in the ionized state. So this state is basically plasma state। तो आपने ये प्लाज्मा स्टेट का अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो आप लोग बस इतना दूर तक लिख देना, और एग्जांपल में सन लिख देना, सन के सरफेस में ऐसा होता है प्लाज्मा स्टेट। अब BEC को थोड़ा जानते हैं, BEC। अभी देखो, सॉलिड को टेम्परेचर दिया लिक्विड हुआ, लिक्विड को टेम्परेचर दिया गैस हुआ, गैस को टेम्परेचर दिया तो प्लाज्मा स्टेट आ गया। अभी क्या होगा अगर मान लो कि सॉलिड को भी ठंडा कर दिया, पूरा ठंडा कर दिया, तो क्या होगा, तब वो बन जाएगा BEC स्टेट में चल जाएगा। देखो क्या लिखा है, इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस हैड डन सम कैलकुलेशन फॉर द फिफ्थ स्टेट ऑफ द मैटर। दैट मीन्स वो BEC के बारे में बता रहा है कि इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस जो थे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था और उनको पता चला था कि देयर इज़ ए फिफ्थ स्टेट दैट इज कॉल्ड BEC। और सिर्फ सत्येंद्र नाथ बोस ने नहीं किया था, उनके साथ आइंस्टाइन ने भी किया था, तो दोनों को नाम मिला के एक साथ BEC आ गया। सत्येंद्र नाथ बोस का बोस आया था, आइंस्टाइन का ई आया था, और कंडेंसेट किया था, दैट मीन्स ठंडा किया था, बहुत ही ठंडा किया था। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, हर लाइन में लिखा है, द BEC इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। आपको समझ में आ रहा है, 100,000 मतलब डेंसिटी कितना कम है, देखो इतना बड़ा नंबर का ओनली एक पार्ट, तो इतने लो डेंसिटी वाले एक गैस को अगर हम लोग ठंडा करते हैं, और ठंडा करते 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 उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से भी, 0 केल्विन बताना सही नहीं है, मतलब -273 केल्विन बताना सही है, -273 केल्विन के नीचे अगर चल गए तो क्या होगा, ये BEC स्टेट आ जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, द BEC इज फॉर्म्ड by cooling a gas of extremely low density about 100,000 the density of normal air to super low temperature। super low temperature मतलब आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड को बोलते हैं 273 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 273 केल्विन बोलता है। अब इसको घटाते घटाते अगर
इसको भी घटाते घटाते अगर -273 डिग्री केल्विन में चल गए तो जो टेम्परेचर आएगा आपको, उस टेम्परेचर में कोई भी एक मैटर कैसा हो जाएगा, बीईसी स्टेट में आ जाएगा, प्योरली कॉन्डेंसेट स्टेट में होगा। और आप सोचो कि अगर टेम्परेचर घटा रहे हो तो पहले सॉलिड स्टेट में शायद वो मैटर इतना बड़ा जगह था, लेकिन बीईसी स्टेट में जाने के बाद वो मैटर ऐसे पार्टिकल के फॉर्म में शो होगा, इतना बड़ा नहीं रहेगा, वो ऐसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, एकदम छोटा पार्टिकल हो जाएगा। हालांकि इसका मास चेंज नहीं होगा, इसका मास जितना था उतना ही मास रहेगा, भारी हो जाएगा, बहुत ही भारी हो जाएगा। आपको लगेगा कि इतना छोटा पार्टिकल्स लेकिन इतना भारी, हाँ, क्योंकि उसका मास कंडेंसेट हालत में है, उसका मास में चेंज नहीं हुआ, मास जितना था उतना ही रहेगा। आप समझ रहे हो ना मैं मास क्या बता रहा हूँ, मास उसका सेम रहेगा। मतलब बात को ऐसे समझ लो कि आपके पास एक कागज का टुकड़ा था, आपने उसको गोल किया तो एक बॉल बन गया। अब फिर क्या किया, आपसे थोड़ा ताकतवर कोई आदमी आया, उस बॉल को और छोटा कर दिया, उससे कोई ताकतवर आया, बॉल को और छोटा कर दिया, करते करते लास्ट में जो पर्सन आया वो एकदम छोटा ऐसा डॉट बना दिया। तो क्या कागज का मास यहाँ जितना था यहाँ भी तो मास उतना ही है, लेकिन कंपेरेटिवली इसके रिस्पेक्ट में इसको थोड़ा ज़्यादा भारी लगेगा कि इतना छोटा का इतना वेट है, तो ऑब्वियसली इसका मटेरियल कुछ अलग मटेरियल से बना होगा, लेकिन नहीं, वो था तो कागज का ही। तो वही बात बता रहा हूँ कि एक कॉन्सेंट्रेटेड मास बन जाएगा वो बीईसी स्टेट में, कॉन्डेंसेटेड मास बन जाएगा, जिसमें उसका टेम्परेचर बहुत ही लो टेम्परेचर होगा, और वो स्टेट को ही हम लोग बोलेंगे बीईसी स्टेट। सो आप लोग ये पढ़ लो थोड़ा, बीईसी स्टेट क्या होता है, plasma state and BC state. This is the fourth and fifth state we described over here. ओके तो आप लोग के चैप्टर से रिलेटेड जितना भी बात हमको बताना था, जो शायद ज़्यादा डाउटफुल नेचर के होते हैं, मैंने बता दिया। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।